नमस्कार भाइयों। आज हम बात करेंगे मूल अधिकारों का महत्व और मूल अधिकार। जैसा कि हम जानते हैं कि मूल अधिकार सभी कंपटीशन पेपरों में, जहाँ जर्नल कंपटीशन पेपर होते हैं, उन सभी में मूल अधिकार पूछे जाते हैं। इसके अलावा बीए में, राजनीति विज्ञान में या लोक प्रशासन के अंतर्गत मूल अधिकारों के विषय में सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसके अलावा एमए में, 12वीं में और मुख्य रूप से 12वीं के खंड बा के रूप में ये मूल अधिकार दिए गए हैं। अतः 12वीं और कक्षा 11वीं और कक्षा 10 के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहेगी। अतः इसे ध्यान से सुने, देखें और यदि कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, उसका निश्चित रूप से आपको उत्तर मिलेगा। इसके लिए मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूँ। अब बात करते हैं मूल अधिकार क्या है। हालांकि अनेक विचारकों ने मूल अधिकारों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया है। प्राकृतिक अधिकार भी माने, सामाजिक अधिकार भी माने, लेकिन मुख्य रूप से मूल अधिकार उनको कहा जाता है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में, सर्वांगीण का मतलब है राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, शारीरिक, तो सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक हैं और इसके साथ साथ वे संविधान द्वारा प्रदत्त हैं और समाज द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। वे मूल अधिकार कहलाते हैं। भारतीय संविधान में भी अमेरिकी संविधान की तरह विस्तृत मूल अधिकार चार्टर दिया गया है, जिसमें मूल संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे। लेकिन फिलहाल में हम इनकी महत्व के विषय में बात करेंगे। मूल अधिकारों का क्या महत्व है, तो मूल अधिकारों के महत्व के विषय में बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। मूल अधिकारों का जो पहला महत्वपूर्ण महत्व होता है वह है प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। तो मूल अधिकारों का यह कार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विशेष क्षेत्रों में अधिकार प्रदान किए जाते हैं और उन्हें सरकार से, व्यवस्थापिका से, कार्यपालिका से और न्यायपालिका से या अपने व्यक्तिगत कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं मूल अधिकारों के द्वारा प्रदान की जाती हैं, सुरक्षा प्रदान की जाती है। शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। मूल अधिकारों के माध्यम से कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका या अन्य प्रशासनिक तंत्र पर के स्वेच्छाचारी स्वरूप पर नियंत्रण लगाने का कार्य भी मूल अधिकारों द्वारा किया जाता है। जैसा कि अनुच्छेद संख्या 13 में बताया गया है कि राज्य कोई इस प्रकार की विधि का निर्माण नहीं करेगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है या हनन करती है। अतः मूल अधिकारों के माध्यम से शासन की स्वेच्छाचारता, निरंकुशता, मनमानीपन पर नियंत्रण लगाने का कार्य मूल अधिकारों द्वारा किया जाता है। न तो व्यवस्थापिका इस प्रकार के कानून बना सकती है जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हों और ना ही कार्यपालिका इस प्रकार के कार्य कर सकती है जो मूल अधिकारों के हनन करती हो। अगला बिंदु है हमारा न्यायिक सुरक्षा। मूल अधिकारों के माध्यम से देश के नागरिकों को न्यायिक सुरक्षा प्रदान की गई है। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे ही उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है और न्यायपालिका उसके मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए भरसक प्रयास करेगी, या फिर ये कहें कि 5 रिटों के माध्यम से उस व्यक्ति के जो मूल अधिकारों का हनन हो रहा है उन अधिकारों को बहाल करवाएगी। अतः इन मूल अधिकारों के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को न्यायिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगला बिंदु है लोकतंत्र के आधार स्तंभ। तो मूल अधिकार हैं
ये न केवल व्यक्ति के महत्व के बल्कि किसी देश में कितने स्तर तक लोकतंत्र है इसका इसी बात से मापन किया जाता है कि वहाँ पर लोग जो मूल अधिकार है वो किस स्तर तक प्रदान किए गए हैं और किस स्तर तक लागू किए गए हैं। जैसे कुछ मूल अधिकार प्रदान तो कर दिए गए हैं संविधान द्वारा, लेकिन वास्तविक रूप से उनको लागू नहीं किया गया। तो कितने मूल अधिकार वास्तविक रूप से समाज में लागू किए गए हैं। जैसे हमारा एक मूल अधिकार है समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार को हम देखते हैं कि भारत के स्वतंत्र होने के इतने वर्ष बाद भी अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। हम सामाजिक क्षेत्र में यह असमानता जाकर देख सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में तो ये इसकी स्थिति और भयावह देखने को मिलती है। अतः कितने स्तर तक इन मूल अधिकारों को सत्यता के साथ लागू किया गया, ये लोकतंत्र के एक मापन का कार्य करती है। जब तक लोकतंत्र मूल अधिकार व्यक्ति के सुरक्षित हैं तब तक ही लोकतंत्र सुरक्षित माना जा सकता है। अगला बिंदु है समानता के कारक। मूल अधिकार नागरिकों में समानता के कारक माने जाते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद संख्या 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। इसके साथ साथ ये संपूर्ण भारत के नागरिकों के साथ में मूल वंश, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने की मनाही करता है। भारत में जो मूल अधिकार दिए गए हैं संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, ये भारत के संपूर्ण क्षेत्र में और सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किए गए। अतः ये मूल अधिकार समानता के कारक माने जाते हैं। मूल अधिकार समानता और स्वतंत्रता के मापक या मानदंड भी माने जाते हैं। कितने स्तर तक ये लागू किए गए हैं, क्या वास्तविक रूप में मूल अधिकारों को का व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होता है, उनको वास्तविक रूप में लागू किया जाता है, या फिर केवल संविधान द्वारा प्रदान की कर दिए गए हैं और व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता के मापदंड इन्हीं आधारों पर माने जाते हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में मूल अधिकार। विश्व में जितनी भी संविधानों में मूल अधिकार दिए गए हैं उनमें से भारतीय संविधान में मूल अधिकार विस्तृत रूप से दिए गए हैं। अतः अन्य संविधानों की अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत रूप से भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विस्तार वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद संख्या 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद संख्या 35 में अनुच्छेद संख्या 12 में केवल राज्य का अर्थ, संघ और राज्य या संघ की कुछ सीमाएं स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। और अनुच्छेद संख्या 13 में मूल अधिकारों को संवैधानिक रूप से अनुल्लंघनीय माना गया है। अतः इसी के आधार पर न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्अवलोकन का अधिकार प्राप्त होता है। तो हम बात कर रहे थे कि संविधान के भाग संख्या 3 में अनुच्छेद संख्या 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। ये 23 अनुच्छेदों में विस्तृत हैं। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को निरसित कर दिया गया है। अतः उसे विलोपित कर दिया गया है, मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है।
44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। तो 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद संख्या 300 के तहत एक कानूनी अधिकार के रूप में नागरिकों को प्रदान किया जाता है, बल्कि मूल अधिकार के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। अनुच्छेद संख्या 12 और 13 के विषय में हम बात कर चुके हैं। अनुच्छेद संख्या 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद संख्या 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद संख्या 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद संख्या 25 से 28 तक दिया गया है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद संख्या 29 और 30 में दिए गए हैं। अनुच्छेद संख्या 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जो कि अब मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, यह अनुच्छेद संख्या 32 में दिया गया है। मूल अधिकारों के विषय में हम विस्तार से अगली वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें वह समय मूल अधिकारों के महत्व के विषय में जानकारी प्राप्त करनी थी या मूल अधिकारों के विषय में चर्चा करनी थी। अगली वीडियो में हम मूल अधिकारों के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान में मूल अधिकार विस्तृत रूप से दिए गए हैं। कुछ मूल अधिकार तो काफी ज्यादा विस्तृत कर दिए गए हैं, जैसे अनुच्छेद संख्या 19 है, जिसमें स्वतंत्रता के 6 अधिकार दिए गए हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं। इसमें 450 शब्द हैं। अतः अधिकार दिए जाने के साथ साथ उसमें अनेकों प्रकार के प्रतिबंध भी संविधान द्वारा ही लगा दिए गए हैं, जबकि अन्य संविधानों द्वारा केवल अधिकांशतः अधिकार प्रदान किए जाते हैं, उनसे संबंधित विधि निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। जबकि भारतीय संविधान निर्माताओं ने साथ ही साथ मूल अधिकार दिए, उन पर जो प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता थी वो प्रतिबंध भी संविधान द्वारा ही लगा दिए गए। तो ये वीडियो मैं समझता हूँ सभी बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होगी। अगली वीडियो में हम मूल अधिकारों के विषय में काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, एक एक मूल अधिकार के विषय में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद भाइयों।